Good morning all of you. Today we will discuss about Chapter 3 India's Foreign Relation. ये पहले आपका जो नाम है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन था इस चैप्टर का नाम, जो अब चेंज हो चुका है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, भारत के जो है विदेश नीति दूसरे नेशंस के साथ उसके कैसे रिलेशंस है, ये आपकी सेकंड बुक चल रही है जिसका चैप्टर 3 आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपके चैप्टर में है मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, विदेश नीति क्या होती है. देखो बेटा, अगर हम एग्जांपल लें भारत का, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत की विदेश नीति यानी भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ प्लस जो पड़ोसी देश के और आगे जो देश हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, अरेबियन जो कंट्रीज़ हैं, यानी जितने भी दूसरे देश हैं उसके साथ हमने कौन सी पॉलिसी, कौन सी जो नीति अपनाई है, हमारी एक फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी होती क्या है. Foreign policy is a set of principles and means adopted by a nation for defining, justifying and securing the objective of national interest. यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट, हमारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश है, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, उनका बेस क्या रहेगा. ठीक है, कैसे हम न्यायपूर्ण अपने जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की जो पूर्ति करेंगे, हमें दूसरे देशों से कैसे संबंध रखने चाहिए, हमारी क्या नीति होनी चाहिए, ये सब होती है हमारी विदेश नीति, इसमें लिखा होता है. इसके लिए हमारे जो हैं आर्टिकल 51 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल विच आर द बेसिस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी. हमारा जो 51वां अनुच्छेद है संविधान का, संविधान के भाग 4 में 51वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी. ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. सबसे पहले हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को नुकसान पहुंचे, हम विश्व शांति के लिए काम करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट. टू इस्टेब्लिश जस्ट एंड रिस्पेक्टेबल रिलेशन विद वेरियस नेशन. हम अलग अलग राष्ट्रों के साथ सम्मानपूर्वक और न्याय से भरे जो हैं संबंध बनाने की कोशिश करेंगे. टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर. जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो हम जो है उसके बनाए हुए कानूनों को, उनके बनाए हुए लॉज को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानने की कोशिश करेंगे. टू एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेरियन. ठीक है, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं यानी जो अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं हमारे किसी से, फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान का एग्जांपल आप ले लो, भारत और चीन का एग्जांपल आप ले लो, कहीं भी हमारी तरफ से पहल नहीं हुई है युद्ध की, यानी कोशिश करेंगे कि जो युद्ध है वो कम से कम हो, विश्व शांति के लिए हम काम करेंगे, ऐसी हमारी विदेश नीति है. ठीक है, नेक्स्ट इज द पंचशील. हमारा जो एक दूसरा पहलू है विदेश नीति का, उसे हम कहते हैं पंचशील के सिद्धांत, विच आर गिवन बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, फॉर्मुलेटेड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. ये 5 तरह के नियम हैं जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने जो, क्योंकि उस टाइम पे वो पहले प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री का जो विभाग है वो भी उन्हें ही मिला हुआ था उस टाइम पर, तो उन्होंने जो है विदेश नीति को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की. और ये जो पंचशील के सिद्धांत हैं ये उन्हीं की देन है. दे वर एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय द चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई. यानी सबसे पहले हमने ये समझौता किसके साथ किया था, चीन के साथ. हमने चीन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें हमने पंचशील के जो ये सिद्धांत हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको रखा था. और चीन के जो उस टाइम पे मिनिस्टर थे चाउ एन लाई, उसने सबसे पहले इसको मान्यता दी थी और भारत और चीन में दोस्ती जो है इसके बेस पर हुई थी. वो अलग बात है कि आगे जाकर वो जो है कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में हो गया तिब्बत इशू को लेकर, लेकिन उससे पहले जो है संबंध हमारे काफ़ी ठीक ठाक थे. टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ईच अदर. अब ये जो एक 5 प्रिंसिपल जो पंचशील के हैं उसमें सबसे पहला ये था, जो हमने चाइना के साथ जो डील साइन की थी, कि हम एक दूसरे की प्रभुसत्ता, ठीक है, और जो एक इंटरनल अंतरिम जो उसकी एकता है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. नॉन एग्रेशन ऑन ईच अदर. दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कभी भी खड़े नहीं होंगे. नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स. एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें जो है दोनों कभी भी
इंटरफेयर नहीं करेंगे। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर लड़ाइयाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, कुछ संघर्ष हो जाते हैं तो शांतिपूर्वक ढंग से उन्हें निपटाएंगे। टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, और दोनों जो हैं विश्व शांति के लिए काम करेंगे। तो दैट इज़ ऑल पंचशील, ये पंचशील के सिद्धांत हैं। उसके बाद हमारी जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी आती है दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नॉन अलाइनमेंट ऑलरेडी आप सारा कोल्ड वॉर इरा में पढ़ चुके हो, क्योंकि आपके इस चैप्टर का नाम भी चेंज होकर अब कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो चुका है। क्योंकि उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट की जो नीति है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही, जो कि जवाहरलाल नेहरू की ही देन थी। फाउंडर मेंबर थे वो नाम के गुट निरपेक्ष आंदोलन के। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मीन्स गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर इरा में आफ्टर 1945 1945 के बाद पूरा विश्व जो है दो गुटों में बट गया था। 2 पावर ब्लॉक्स जो है यहाँ पर बन गए थे, जिसकी वजह से सबको जो है कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना था, दैट इज़ यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन हमने यानी भारत ने, जिसको अभी अभी आज़ादी मिली थी, प्लस और लाइक इंडोनेशिया, घाना, मिस्र, ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर जो है किसी भी पावर ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया और अपना एक अलग से ग्रुप बनाया जिसको कहा गया नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ऑपोजिशन टू द पॉलिसी ऑफ कास्ट, कलर एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, ये सारी जो है अब, क्योंकि उस टाइम में कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा था। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा था। औपनिवेशिकवाद को जो है ख़त्म करने के लिए इस टाइम पे भारत ने कहा कि जितने भी उपनिवेश हैं अब उनको ख़त्म करने के लिए काम किया जाएगा, और यही हमारी जो है एक फॉरेन पॉलिसी थी। इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स। 1962 से पहले क्या हुआ था कि भारत और चीन दोनों में ही शांति जो है बनी हुई थी, दोनों में पंचशील समझौते जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था। लेकिन 1962 में जो है ये डिस्प्यूट हो गया, ये लड़ाई एक वहाँ पर हो गई, जिससे कि भारत और चीन के रिलेशन बिल्कुल ख़राब हो गए। इसका एक मेन जो है रीज़न रहा तिब्बत इशू। ठीक है, आपने तिब्बत की जो बॉर्डर लाइन है वो हमारे मैप पे दिखाई देती है, देखी होगी हमने। तो चीन का जो है स्टार्टिंग से क्या था कि तिब्बत पर उसका अपना जो है वो कंट्रोल करना चाहता था, अपना उसने जो है एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया तिब्बत को, कि तिब्बत जो है स्टार्टिंग से ही चीन का हिस्सा रहा है। अब जो तिब्बत के जो लोग थे, मेनली अगर हम बात करें वहाँ के जो रिलीजियस गुरु थे, रिलीजियस जो हेड थे वहाँ के, धार्मिक गुरु दलाई लामा, उसने जो है हेल्प मांगी और वो वहाँ से माइग्रेट करके भारत आ गए। उनके साथ उनके बहुत सारे सहयोगी भी थे, तो भारत ने उनको शरण दे दी। ठीक है, तो अब यहीं से जो है चीन ने भारत को अपने विरुद्ध देखा कि ये तो मेरे विरुद्ध खड़ा हो गया है, और क्योंकि ये हमारा इंटरनल अफेयर था, मैं तिब्बत से, चीन और तिब्बत की आपस की बात थी, भारत को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, ऐसा चाइना ने कहा। और इसी डिस्प्यूट्स को लेकर चाइना ने जो है 20 अक्टूबर 1962 को चाइना डिक्लेयर्ड जो है यूनिटेटर सीज फायर और 21 नवंबर। ठीक है, अब 20 अक्टूबर 1962 को जो है चीन ने भारत पर अटैक कर दिया, दोनों तरफ से, वेस्टर्न और ईस्टर्न, पश्चिम की साइड से भी और पूर्व की साइड से भी। पूर्व की साइड से जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से, और अगर हम बात करें पश्चिम की तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के साइड में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे का जो एरिया है सारा पूर्व और पश्चिम का, यानी दोनों जो है साइड पर चीन ने जो है भारत की बहुत सारी भूमि, उस टाइम पर बहुत सारा एरिया जो है अनेक्ट कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, जो आज तक भी उसी के कब्जे में है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बांग्लादेश वार 1971। भारत और बांग्लादेश का रिलेशन वाला जो ये टॉपिक है ये आपके चैप्टर से कट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि ये जो बांग्लादेश का जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बांग्लादेश वॉर जो 1971 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था भारत का, वो बांग्लादेश को लेकर हुआ था। थोड़ी सी नॉलेज आपको इसके बारे में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो न्यू एडेड टॉपिक है दैट इज़ इंडिया इजराइल रिलेशन, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भारत और इजराइल के संबंध, ये नया टॉपिक है बेटा जो आपके इस चैप्टर में ऐड हुआ है, तो इसे हमें पढ़ना है। भारत और इजराइल, तो सबसे पहले हम ये देखो मैप में देखेंगे इजराइल की जो है पोजीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या है इजराइल की। सऊदी अरेबिया है ये है आपका इजराइल। इजराइल के नीचे देखो यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, इसके इस साइड में राइट में आप देखेंगे जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया। यानी आप देखेंगे जो इजराइल है ना वो सारा मुस्लिम कंट्रीज से भरा पड़ा है। इसकी चारों तरफ कैसी कंट्रीज है? मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, और जो इजराइल है वो यहूदी कंट्री है। मैं आपको बता दूं, जॉज एक रिलीजियस जिसे कहते हैं जॉज लोग,
ठीक है, यहूदी जिसको हम कहेंगे, तो यहूदी लोग जो है इजराइल में रहते हैं। इससे पहले ये पैलेस्तीन के, अगर हम कहें पैलेस्तीन से ही अलग होकर ये इजराइल बना है। यानी अब जो पूरा पैलेस्तीन वाला एरिया था और जो इजराइल वाला जो एरिया था वो सारा ब्रिटेन के अंडर था। जैसे हमारा भारत, ठीक है, हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटेन की। ब्रिटेन के लोग, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं कि अंग्रेज हमारे भारत में आ गए थे, वो ब्रिटेन के लोग थे। तो सेम एज इजराइल और पैलेस्तीन, ये भी जो है ब्रिटेन के अंडर ही उसकी कॉलोनी था। तो हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, इजराइल जो है वो बना था 1948 में। हम ये नहीं कहेंगे आज़ादी मिली थी, क्योंकि ये बना था, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 1948 में, ये बना था। यहूदी लोग जो जगह जगह के, इसे हम कहेंगे कि विश्व के बहुत सारे हिस्सों से जो यहूदी लोग हैं वो यहाँ पर आ गए थे एज अ रिफ्यूज़ी, और उन्होंने अलग अपनी एक ये कंट्री यहाँ पर बनाई पैलेस्तीन से अलग होकर। तो इसके आसपास हम देखेंगे सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, मोहम्मदन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है इसका, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो वैसे तो ये 1948 में बन गया था इजराइल, और हम 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमने इसे जो है सपोर्ट नहीं किया, यानी एज अ रिकॉग्नाइजेशन हमने एज अ स्टेट इसको पहचान नहीं दी, हमने इसे वोटिंग नहीं की। तो इसका क्या कारण था? इसका एक छोटा सा कारण अगर हम लगा के चलें तो आसपास सारी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, अरेबियन कंट्रीज़ थी। हमें जो है, अब हमारे देश में जो बंटवारा हुआ था वो हिंदू मुस्लिम बेस्ड पे हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो सारी मुस्लिम कंट्रीज़ थी इनके साथ भी हमें बनाकर रखना था, क्योंकि अभी अभी हमें आज़ादी मिली थी। ऐसे में अगर हम इस मुस्लिम कंट्रीज़ से लड़कर संघर्ष कर जो ये नया देश बना था इजराइल, ठीक है, यहूदियों का, इसके साथ अगर हम किसी तरह के रिलेशन बनाने की कोशिश करते तो ये हमारे जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसको थोड़ा सा हर्ट करता। दैट्स वाई हमने जो है इजराइल को स्टार्टिंग में हमने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी। हमने जो है 1950 में यूएनओ में जो है, हमने 1950 में 1950 में इसको रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इशू करी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पढ़ लेते हैं। बोथ कंट्रीज गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ये मैंने आपको बता दिया है कि ब्रिटेन यूके से इसको जो है आज़ादी मिली थी। देमसेल्फ हेडेड द promoted different directions for nearby 4 decades. India as a leader in the non-alignment movement that maintained close relation to the Arab world and Soviet Union. ठीक है, तो अब क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे, हमने गुटनिरपेक्षता आंदोलन शुरू किया था, तो हमें जो है अरब वर्ल्ड से, जो कि मुस्लिम थी सारे, और सोवियत यूनियन से यानी यूएसएसआर से, उनसे जो देश अलग हुए थे, उनसे हमें अच्छे संबंध बनाने थे, ठीक है। इट्स फ्यूचर टू क्लोज टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप। इजराइल, अब इजराइल के जो रिलेशन थे वो यूएस से थे, यूनाइटेड स्टेट्स से थे, ठीक है। उसने उसको हेल्प करी थी फॉर्म होने में, बनने में, तो उसके रिलेशन उससे थे। तो ऐसे में हम जो है उनसे रिलेशन नहीं बना सकते थे। इंडियाज़ लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अनदर मेजर ऑब्स्टेकल टू बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद इजराइल। यानी भारत में इतने सारे जो मुस्लिम जनसंख्या थी, ये एक दूसरी वजह थी कि हम इजराइल से जो है उस टाइम पे अपने रिलेशन नहीं बना सकते थे, क्योंकि जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी उनसे हमें रिलेशन बनाने ज़्यादा ज़रूरी थे। तो अगर हम बात करें 1992 में जो है हमारे रिलेशन जो है वो स्टार्ट हुए इंडिया और इजराइल के। एम्बेसीज वर ओपनड इन 1992 व्हेन फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर इस्टेब्लिश। अब 1950 में भी एक इसकी शाखा हमारे जो है मुंबई में खुल गई थी, ठीक है, बम्बई में, उस टाइम पे बम्बई था। तो उस टाइम 1950 में इजराइल की जो एक शाखा है वो हमने यहाँ पर खोल दी थी, लेकिन उसके साथ किसी तरह के रिलेशन हमारे जो है इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, हमारे संबंध उसके साथ नहीं बने थे। वो हमारे जो है इनकरेज हुए 1992 में, 1992 में, ठीक है। क्योंकि उसको एम्बेसीज, हमने एक मुंबई में एक छोटी सी शाखा खोलने की हमने परमिशन क्यों दी कि ठीक है भाई, आप अपना जो यहूदी वाला जो सिस्टम है वो आप कर सकते हो, जितने यहूदी भारत में हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और जैसा भी आप अपना ठीक समझो, मतलब यहूदियों के लिए हमने ये किया, क्योंकि कुछ जनसंख्या उनकी भी हमारे देश में थी। तो एम्बेसीज क्या खुली? एम्बेसीज क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस देश के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं, स्पेशली डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी राजनयिक और राजनीतिक संबंध हम जिस देश से बनाने शुरू करते हैं, हमारा कोई एग्रीमेंट किसी देश से होता है, तो उसकी एम्बेसीज हम अपनी राजधानी में खोलने की इजाज़त दे देते हैं। यानी उनके ऑफिस, उनके वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे देश में काम करने के लिए अपने ऑफिस खोलते हैं, उसको हम एम्बेसीज कहते हैं। तो 1992 में जो है इजराइल की एम्बेसीज जो है वो यहाँ पर खुली, और फुल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो इंक्रीज हुए, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हुए, इन रिसेंट ईयर टाइज हैव एक्सपेंडेड टू एरियाज सच एज S&T एजुकेशन एंड
होमलैंड सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। द फ्यूचर विजन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हाईटेक पार्टनरशिप एज बेनिफिट टू लीडिंग नॉलेज इकोनॉमिक्स, यानी एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए, प्लस यहाँ के एग्रीकल्चर। अब एक बात मैं आपको यहाँ और बता दूँ इजराइल के लिए कि इज़राइल का जो एक सेटलमेंट सिस्टम है, वहाँ का जो, जिसे हम कहें कि वहाँ की जो कम्युनिटी है, एक पानी का जो आपने सुना ही होगा कि अरब कंट्रीज़ में पानी की बहुत कमी रहती है, तो वो भी वहीं पर है, उसकी जो लोकेशन है इज़राइल की वो वहीं पर है, पानी की वहाँ बहुत कमी है। लेकिन इतनी कमी होने के बाद भी कैसे उसने मैनेजमेंट किया इतने कम पानी के साथ, वहाँ का एग्रीकल्चर फाउंडेशन उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो कैसे उनकी मैनेजमेंट जो वाटर मैनेजमेंट है वो जो है हमने वहाँ से सीखी, वहाँ से हमें वो मिली। इजरायली सप्लाइड वेपन्स एडेड इंडिया इन विनिंग द कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान 1999। 1999 का जो कारगिल वार हुआ था, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमने लड़ा था, जिसमें हमने जीत भी हासिल की थी, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें इजराइल ने हमें काफ़ी हेल्प की थी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर एज अ हम कहें कि एडजस्टमेंट सिस्टम जो था हमारा उनके साथ अभी अभी शुरू हुआ था, और इतनी छोटी सी भी हेल्प अगर उस टाइम पे वॉर के टाइम पे हमें कहीं से मिल जाती है तो वो हमारा अच्छा मित्र जो है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए बन जाता है। बिल्कुल यही हुआ इजराइल के साथ 1999 के जो कारगिल वॉर में, कारगिल युद्ध में जो 1999 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसमें जो है इजराइल ने हमें काफ़ी हेल्प की। उसके बाद डिफेंस सेक्टर, इंडिया साइंड अ डिफेंस डील विद इजराइल वर्थ ₹880 करोड़ इन मार्च 2020। ये कुछ डील्स आपको यहाँ बताई जा रही हैं कि डिफेंस सिस्टम जो है, सुरक्षा कार्यों में, सुरक्षा के जो वेपन्स हैं, जो हथियार हमें चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हमें सुरक्षा के हथियार बनाने के लिए चाहिए, क्या टेक्निक्स उसके लिए यूज़ करें, तकनीक जो है वो हमें जो है इजराइल से मिली। इंडिया इन्वाइटेड इजरायली डिफेंस कंपनीज टू मेक जॉइंट प्रोडक्शन इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आपने अभी सुना होगा जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया हुआ है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसमें भी इजराइल हमारे साथ बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग विल बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन, रिलायंस ऑन स्टेट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑपरेटेड थ्रू ब्यूरोक्रेसी एंड न्यू टेक्नोलॉजी विल आल्सो बी ऑब्टेन्ड। यानी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हम सीखने जा रहे हैं, जो नई तकनीक्स इजराइल के पास है, वो सब हम उनसे लेने के लिए हमने उनसे एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया ऑफर्ड इजरायली कंपनीज जॉइंट प्रोडक्शन टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द डिफेंस सेक्टर। जो डिफेंस सेक्टर है, जो सुरक्षा का जितना भी एक विभाग है, उसमें हमने इजराइल को हमेशा ही वेलकम किया है कि वो हमारे साथ मिलकर जो है काम करें। नेक्स्ट है कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या कॉपरेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी वाटर मैनेजमेंट के बारे में, वो सारा इसमें आएगा। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इजराइल लास्ट ईयर, द टू कंट्रीज डिसाइडेड टू इंक्रीज बायलैटरल कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर लास्ट ईयर उन्होंने वहाँ पर विजिट किया था। अ प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ बॉर्टिकल्चर्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड सिंस 2015 इन व्यू ऑफ द कमिटमेंट टू बर्डर एनहेंस्ड कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर। अब 2015 में, ठीक है, 2015 में एक जो है हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसमें जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ हम जो है मछली पालन की बात अगर हो गई, और ये मधुमक्खी पालन, यानी एनिमल से रिलेटेड जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो हमारे इसमें आती हैं। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने इसके साथ भी दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर जो है एक एजेंडा बनाया। अंडर दिस प्रोग्राम 27 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 21 स्टेट्स फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि क्यारियाँ लगाना, बाग लगाना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, ये भी उसी में है, उसी के अंदर इंक्लूड है। तो 27 सेंटर्स जो है हमारे देश में बने जगह जगह पर, जहाँ इजराइल हमारी जो है इसमें हेल्प कर रहा है। और ड्रिप इरिगेशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर मैनेजमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है। ड्रिप इरिगेशन, कम से कम पानी से कैसे सिंचाई करें, ये जो हमने सीखा ये इजराइल से सीखा। इंडिया हैज़ बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम इजरायली टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, प्लांटेशन मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट एंड माइक्रो इरिगेशन। यानी इन सब चीज़ों में माइक्रो इरिगेशन, कम पानी के साथ कैसे हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग, प्लांटेशन, कैसे जो है खेतों में प्लांटेशन करनी है, उसकी मैनेजमेंट। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है हॉर्टिकल्चर्स की, कैसे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल लगाए जाएँ, ये सारा जो है अब देखो इसके लिए बताए गए हैं आपको। इट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। जो ये शाखाएँ की खुली हुई हैं मेनली हरियाणा और महाराष्ट्र में।
वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम टाइम अगो इट वाज आल्सो एग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप टू एक्सप्लोर एरियाज कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों कंट्रीज में सहयोग को लेकर, कॉपरेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपस में हुई हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने ट्रांसफ़र की है। इजराइल स्टैंड ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फाटपा जो हमने एक जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसने एक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चलाया है, इसमें भी इजराइल हमारे साथ है। इजराइल sees India's middle class an opportunity to increase this exports. India is a major export market for Israel. तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी मार्केट भी इंडिया बन सकता है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ की है। Israel believes that strengthening relation with India will go beyond the export of defense products toward the growth in trade in goods and services, यानी गुड्स यानी कि चीज़ें, सर्विसेज यानी कि नौकरियाँ, आपस में लोगों का एक दूसरे के साथ जो है आना जाना करना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के देश में जो है विजिट करना, वो काम के लिए भी हो सकता है, वो घूमने के लिए भी हो सकता है, दोनों चीज़ों के लिए। अबाउट 300 मिलियन सिटीजन्स ऑफ इंडियाज़ 13 बिलियन कंज्यूमर्स आर इन द मिडल एंड अपर मिडल क्लास, यानी कि 300 मिलियन जो नागरिक हैं, ठीक है, भारत के, वो जो है लगभग जो इजरायली कंपनीज़ हैं, वहाँ की जो शाखाएं हैं, उनमें वो व्यस्त हैं काम में। देयर परचेजिंग पावर इज़ सिमिलर टू वेस्टर्न इकोनॉमीज़ एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेड टू इजराइल। हमारा जो भारत है, हमारे भारत की जो मार्केट है, यहाँ की जो एक गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो इजराइल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेगोशिएशंस ऑन द इशू ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? मुक्त व्यापार, ठीक है, दोनों ने जो है मुक्त व्यापार, यानी एक दूसरे के देश में जब ये चीज़ें भेजेंगे, सामान भेजेंगे, व्यापार करेंगे, तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसे कहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौते इन दोनों के बीच में हुए हैं। ये बात करें तो व्हेन इट फर्स्ट राउंड वाज हेल्ड इन May 2010, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग है इनकी, फर्स्ट जो राउंड है, ये हुआ था 2010 में। Regarding this long-standing agreement, Israel believes that India's re-evaluating it. ठीक है, अब ये जो है लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बहुत लंबे जो है ये बहुत लंबा ये रिलेशन इन्होंने बनाने की एक सोच रखी है। कॉपरेशन अग्रीमेंट जो इन्होंने साइन कर रखे हैं वो बहुत लंबे इनके चलेंगे। India has become one of the Israel's largest trading partners. Many of the world leading high-tech companies, Israel and India, are forming joint ventures that are successfully competing in the long international marketplace. अब दोनों ने मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा लिया है, इतना ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ कर लिया है अपनी वैल्यूज़ को, कि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें भी इन दोनों का जो है बोलबाला है। Trade and cooperation between the countries, new centers primarily on security related deals and add in areas such as agriculture and water destinations. तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर लें, सिक्योरिटी रिलेटेड एडेड की बात कर लें कि सुरक्षा से संबंधित जो वेपन्स हैं, जो अलग अलग हथियार हैं, ठीक है, और जो टेक्निक है उस सब की अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों में समझौते हुए हैं। इन द अर्ली 2000s द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड इट्स intention to implement a modernization program to which resources of tens of billions of dollars would be allocated. Since then, defense deal with Israel have grown exponentially. Today, India is the #1 export target of Israel defense industries. अब इंडिया की जो इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े कारखाने हैं, कंपनीज़ हैं, उनके लिए भारत जो है वो सबसे बड़ा, जिसे हम कहें #1 जो है मार्केट वो बन चुकी है, क्योंकि चाइना के साथ भी उनके डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो उसके बाद जो एक भारत ही है जो हम बात करें कि इजराइल के लिए फुल मार्केटिंग और एक बड़ा जो है एक्सपोर्टर का काम कर रहा है। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडिया इज़ इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू इजराइल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। कोविड-19 जो अभी भी चल रहा है, पिछले 1 साल से लगभग हम इसे देख रहे हैं, ठीक है, तो अब लगभग जो है 1 साल उस चीज़ को होने वाला है कोविड-19 को चलते हुए। तो उसके विषय में भी हमारे भारत ने इजराइल को बहुत सी जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो सप्लाई करी हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड सेंडिंग मेडिकल टीम्स टू द इजराइल फॉर मेडिकल इंडस्ट्रीज़। हमारे भारत से कई टीमें जो हैं वो फार्मेसी करने के लिए, यानी जो एक मेडिकल का कोर्स होता है दवाइयों को समझने के लिए, जो इजराइल भी भेजा है। इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ N95 फेस मास्क
एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस फॉर रॉ मटेरियल। तो जितने भी जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसका भी लेन देन जो है हमारे भारत से इजराइल और इजराइल से भारत जो है वो होता रहता है। और फेस मास्क की अगर हम बात करें वो भी हमारा जो है इजराइल के साथ कंडक्ट हुआ है। एट लास्ट द कंक्लूजन, इजराइल हैज़ इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर, इरीगेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एंड इज एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी इन मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब इजराइल ने हमारे देश में कितना सारा इन्वेस्ट करा है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रखा है, इरीगेशन में इन्वेस्ट कर रखा है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है यानी ये हम बात करेंगे सूर्य की एनर्जी से बनने वाले, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यानी सन एनर्जी से और विंड एनर्जी से बनने वाली चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट जो है इजराइल ने हमारे देश में करा है। और इसकी वजह से हमारे देश के लोगों को बहुत सारी जो एक एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो गई है। इफ़ इंडिया इजराइल रिलेशन आर टू मूव फास्टर देन डिफेंस देन देयर शुड बी अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आर टू कंट्रीज थ्रू विच मैनी कंपनीज ऑफ इंडिया कैन ट्राई टू मेक अ ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन इन इजरायली पार्टनरशिप। अगर ये संबंध हमारे अच्छे से चलते रहते हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारी पार्टनरशिप अगर बनी रहेगी तो एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन के लिए पहचान जो भारत को मिलेगी वो एक अलग ही होगी। इजराइल हैज़ demanded reform, perform and transform which India has tried to meet to a large extent. In the current global situation, the economic of the two countries can complement each other. प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो एक दूसरे की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो एक दूसरे को जो है पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी एक दूसरे को बढ़ावा देती है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक बुरी तरह से कमेंट करना नहीं, एक अच्छे कमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट दोनों तरह के हो सकते हैं। अब देखो कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये दोनों कंट्रीज़ हैं, दोनों की जब फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई है तो ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को अच्छे कॉम्प्लीमेंट देकर इंक्रीज़ किया जाए ताकि वो अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर सके। और एक दूसरे में दोनों में आपस में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, जो वेज ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, यानी जितने भी नए नए तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाउ टू वाटर मैनेजमेंट, हाउ टू यूज़ द वाटर मैनेजमेंट, कि कम पानी से कैसे करना। और जो नई टेक्नोलॉजी है जो इजराइल के पास है, अरब, क्योंकि वो अरब कंट्रीज़ उन्हीं के बीच में वो रह रहा है, दैट्स वाई टेक्नोलॉजी तो वहाँ के लोगों को भी बहुत अच्छे से जो है आती है। विश्व के अलग अलग हिस्सों जो यहूदी हैं उन्होंने मिलकर उस देश को बनाया है, वहाँ वो इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र इंडिया के साथ अगर होगी तो इंडिया अपने आप को इन फ्यूचर और ज़्यादा जो डेवलप करने में वो हेल्प उसको हो सकती है, ठीक है। अब इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें वो भी आपको थोड़े से बताए गए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। व्हाट वर द मेजर ऑब्स्टेकल दैट रेसिस्ट इंडिया टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इजराइल, ठीक है, यानी पास्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से ऑब्स्टेकल थे, ऐसी कौन सी बाधाएँ थी जो मैंने मुस्लिम कंट्रीज़ आपको बताया, ठीक है, कौन सी बाधाएँ थी कि हम पास्ट में जो है उनके साथ रिलेशन नहीं बना सके। विच टाइप ऑफ चेंजेस हैव बीन इन्वॉल्व आफ्टर 1992, 1992 के बाद हमने किस तरह के रिलेशंस बनाए, क्या क्या चेंजेस आए। डिस्कस द चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन इन मल्टीपल सेक्टर्स। अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, ये देखो एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ा, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमने पढ़ा, ठीक है, और इसके पहले हमने डिफेंस सेक्टर में जो हमारे हुए हैं वो हमने पढ़ा। तो ये अलग अलग जो डायमेंशंस हमने पढ़ी, ये कैसे इन्होंने हेल्प की, ये सारा हमें इस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल।